उस लड़के की धमकी सुनने के बाद भी राधे नहीं रुका और उन सभी को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगा। इस बात से वो लड़का राधे से चिढ़ गया। उसे राधे जैसे कमजोर लड़के से ना सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर तेरी तो। इतना कहते ही वो लड़का राधे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो राधे पर हमला कर पाता, अचानक राधे ने अपना सिर हिलाया और उसे जान से मारने के इरादे से घूरने लगा। धरती लोक के राधे के शरीर में अब वो पहले वाली कमजोर आत्मा नहीं थी। अब वो शरीर स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली आत्मा का घर था और उसकी वो भयानक नजर किसी बड़ी चट्टान को भी पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए काफी थी। इसलिए राधे के घूरते ही वो लड़का वहीं के वहीं जम सा गया और किसी सूखे पत्ते की तरह बेतहाशा कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो किसी भूखे शेर के सामने खड़ा हो जो कभी भी उस पर हमला कर सकता है। अचानक आसपास खड़े लड़कों को किसी की हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते राधे पर हमला करने वाले लड़के का पैर रबड़ के टुकड़े में बदल गया, मानो वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा था जिसमें कोई हड्डी थी ही नहीं। जैसे ही उसके पैर कमजोर हुए वो लड़का लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। राधे का उस लड़के को बस एक नजर घूर कर देखना ही उस लड़के के लिए जानलेवा हमला बन चुका था। राधे के घूरने का असर इतना भयानक था कि उस लड़के के पीछे खड़े बाकी के लड़के भी फिलहाल तो दिसंबर की सर्दियों की ठिठुरन में नाचते हुए जोकरों की भीड़ की तरह लग रहे थे। उनकी हालत देखकर राधे ने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा, गधों की झुंड। और इतना कहकर राधे वहां से चला गया। उसके जाते ही बाकी के लड़के लड़कियां घबराते हुए आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, क्या वो वास्तव में राधे था? कहीं हमने किसी सीनियर को तो राधे नहीं समझ लिया। इस पर दूसरे ने कहा, अरे नहीं यार, उसकी शक्ल तो राधे जैसी ही थी। यह सुनकर वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, लेकिन ये राधे कैसे हो सकता है? जब वो इन लड़कों को घूर रहा था तब तुमने उसके चारों तरफ उस ऊर्जा के घेरे को देखा था। ऐसा ऊर्जा का घेरा तो हमारे गुरुजी के चारों तरफ भी नहीं होता। इस पर दूसरी लड़की ने कहा, हाँ सही कह रही हो, उस राधे के चेहरे पर तो हमेशा बेवकूफों और दिमाग से धीमे लोगों जैसे भाव ही होते थे, लेकिन इस लड़के का चेहरा तो कितना सुंदर था। और जब वो इन लड़कों को घूर रहा था तो उसके चेहरे पर कितनी गंभीरता थी। वो राधे और ये लड़का, ये दोनों तो पूरी तरह से अलग अलग लोग हैं। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर वहीं खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने जमीन पर गिरे लड़के को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाय, वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसने इस गधे की हालत तो खराब कर दी है। लेकिन यार, कुछ तो बात है उसमें। इतना कहकर वो लड़कियों का झुंड तो खिलखिलाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उनकी बातें सुनकर जमीन पर गिरा वो लड़का बुरी तरह से जल भुन गया। उसने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे यार, अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे या मुझे उठाकर आश्रम के अस्पताल भी पहुंचाओगे? ये सुनते ही बाकी के लड़कों ने आगे बढ़कर उस लड़के को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो लड़के जैसे तैसे उसे अपने कंधों पर डालकर अस्पताल ले गए। अस्पताल के रास्ते में दर्द से कराते हुए भी वो लड़का मन ही मन यही सोच रहा था कि वाकई में जिसने अपनी नजरों से उस पर हमला किया वो राधे था या कोई और। उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, कहीं हमारे आश्रम में एक जैसे दिखने वाले दो लोग तो नहीं हैं, क्योंकि उस लड़के का चेहरा तो बिल्कुल राधे जैसा ही था। मन ही मन इतना कहते कहते उस लड़के को राधे का चेहरा और उसकी वो टकटकी नजर याद आ गई और अचानक से उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने तुरंत राधे का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। अब तो उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लड़का निश्चित रूप से राधे नहीं था, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा लड़का था, क्योंकि वो जिस मूर्ख राधे को जानता था
वो तो कभी दूसरों से बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। अपनी भयानक नजर से उन्हें धमकाना तो बहुत दूर की बात थी। बहरहाल आश्रम के बाहरी आंगन में बने अपने रहने वाले क्वार्टर में पहुंचने पर राधे का स्वागत उसके कमरे के दरवाजे के सामने खड़े एक सुंदर युवक ने किया। हालांकि राधे को दूर से अपनी ओर आते हुए देखकर उस युवक ने शुरू में सोचा था कि वो किसी भूत को देख रहा था, लेकिन अब जब राधे उसके सामने खड़ा था तो उसके भूत होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए उसने हैरानी के साथ राधे से पूछा, राधे तुम अभी तक जिंदा हो? इसका मतलब तुम वास्तव में पुनीत के खिलाफ डेथ मैच में जिंदा बच गए। उस युवक को देखते ही स्वर्ग की आत्मा राधे ने इस धरती लोक वाले राधे के शरीर की यादों को फिर से टटोलना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में उस लड़के को पहचान लिया। वो उसका रूममेट सुदर्शन था। उसे देखकर राधे ने कहा, देख, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिलहाल अच्छा भी महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करूंगा। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर राधे ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और चुपचाप अपने क्वार्टर के अंदर चला गया। राधे को इस तरह बिना हकलाए साफ बात करते देख सुदर्शन का मुंह खुला का खुला रह गया। राधे के अंदर जाते ही सुदर्शन ने हैरानी से कहा, अरे वाह, ये तो वास्तव में जिंदा भी है और पहले से बेहतर भी। ये गुप्त आश्रम किसी आम बोर्डिंग स्कूल की तरह नहीं था जहां बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। यहां तो भारत के कोने कोने से कुछ चुनिंदा खास लड़के लड़कियां आते थे जिनका जन्म ही इंसानियत की रक्षा करने के लिए हुआ था। यहाँ के स्टूडेंट्स संबंध समाधि की तकनीक से अपनी कुंडलिनी शक्तियां जागृत करते थे ताकि वो सर्वशक्तिमान बन सके और समय आने पर अपनी शक्तियों की मदद से इस दुनिया को बचा सके। अब जब यहाँ के लड़के लड़कियां अपनी अपनी जोड़ियों में संबंध समाधि का अभ्यास करते थे तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें रहने के लिए भी अपना अलग कमरा चाहिए होता था। इसलिए यहाँ का हॉस्टल भी किसी आम बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल की तरह नहीं था। स्टूडेंट्स के रहने के लिए बने क्वार्टर्स 2 कमरे और एक हॉल के फ्लैट जैसे घर थे और हर क्वार्टर में 2 स्टूडेंट रहा करते थे। राधे के क्वार्टर में भी 2 कमरे थे। उनमें से एक कमरा राधे का था और दूसरे कमरे में सुदर्शन रहता था। दोनों कमरों के बीच का हॉल वो दोनों मिलकर इस्तेमाल करते थे। बहरहाल क्वार्टर के अंदर आते ही राधे सीधा अपने कमरे में चला गया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। उसने मन ही मन में कहा, वो बूढ़ा आखिर वो था कौन और उसने वास्तव में मेरे साथ क्या किया? इतना कहकर उसने दीवार पर लटके शीशे में खुद को देखा तो उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें उभर आई। राधे ने अपने चेहरे को निहारते हुए कहा, जब मैं 18 साल का था तो बिल्कुल ऐसा ही तो लगता था। ये स्पष्ट रूप से मेरा अपना शरीर है, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सच में 18 साल पहले धरती पर पुनर्जन्म लिया था और उस मंच पर डेथ मैच के दौरान जब वो तलवार मेरे सीने में धसी तो अचानक मेरी स्वर्ग की यादें वापस आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। खैर, अब जो भी है, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल इस तरह घायल होने के बाद मैं वाकई में बहुत कमजोर हो गया हूँ। राधे बहुत देर तक यूं ही आईने के सामने खड़ा सोचता रहा। फिर धीरे धीरे उसे अपने इंसानी शरीर और उससे जुड़ी हर बात याद आने लगी। दरअसल उस आश्रम में 2 तरह के स्टूडेंट्स थे। एक वो जिनके सारे ऊर्जा चक्र जाग चुके थे और अब वो अपनी कुंडलिनी शक्तियां जगाने की कोशिश में लगे थे। उन्हें आश्रम के इनर कोर्ट यानी कि अंदर वाले दरबार का शिष्य कहा जाता था। और दूसरे वो स्टूडेंट्स थे जो अभी तक अपने ऊर्जा चक्रों को जगाने की कोशिशों में लगे थे। उन्हें आउटर कोर्ट यानी कि आश्रम के बाहरी दरबार का शिष्य कहा जाता था। अमूमन बाहरी दरबार में वही शिष्य होते थे जो हाल ही में आश्रम में आए थे और उन्हें आश्रम की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती थी। उन्हें अपनी संबंध समाधि की साधना के लिए खुद से एक साथी की तलाश करनी होती थी ताकि वो उस साथी के साथ संबंध बनाकर साधना कर सके और अपने ऊर्जा चक्रों को जगा सके। एक बार जब कोई स्टूडेंट इनर कोर्ट का शिष्य बन जाता था, उसके बाद ही वो अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जगाने के लिए आश्रम से उसके लिए एक बेहतर साथी तलाश करने में
मदद करने के लिए प्रार्थना कर सकता था। धरती वाले राधे की उम्र इस वक्त 18 साल की थी और वो लगभग 1 साल से इस कामाख्या गुप्त आश्रम का शिष्य था। चिंता की बात तो ये थी कि लगभग पूरे 1 साल तक इस आश्रम में रहने के बावजूद उसके ऊर्जा चक्र अभी तक जागृत नहीं हुए थे। कुंडलिनी शक्तियां जागृत होना तो बहुत दूर की बात थी और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राधे जब से यहां आया था तब से लेकर आज तक वो अपने लिए साथी ढूंढ नहीं पाया था। हालांकि बेशक राधे बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि शुरुआत में जब वो यहां नया नया आया था तो कई सारी लड़कियां, यहां तक कि उससे सीनियर लड़कियां भी उसके पीछे पागल हो गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राधे के पास शून्य प्रतिभा के साथ साथ गंभीर मानसिक समस्याएं भी थी तो उन्होंने तुरंत उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और करते भी क्यों नहीं, राधे चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उस आश्रम में जहां उन लड़कियों की सफलता अपने जोड़ीदार की योग्यता पर निर्भर करती थी, कोई भी लड़की इतनी मूर्ख नहीं थी कि वो राधे को अपना साथी बनाकर अपने भविष्य को खतरे में डाल दे। उस शरीर से जुड़ी बातें याद आते ही राधे का मुंह कड़वा हो गया और उसने झुंझलाते हुए कहा, हे भगवान, उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक और जीवन तोहफे में दिया, लेकिन दिया भी तो इस तरह का जीवन। ये सोचकर एक पल के लिए तो राधे को खुद से ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लेकिन फिर जैसे ही उसने आईने में देखा तो अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने चहकते हुए कहा, स्वर्ग का नियम है, जब भी कोई आत्मा स्वर्ग से धरती पर जन्म लेती है तो उससे जुड़ी हर आत्मा को धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो अगर उस बूढ़े आदमी ने मुझे नर्क से आजाद करके इस दुनिया में भेजा है तो इसका मतलब है कि मुझसे जुड़ी वो सारी आत्माएं भी इस वक्त इसी धरती लोक पर कहीं न कहीं तो होंगी ही। इतना कहते ही अचानक से राधे के दिमाग में स्वर्ग की उन सारी अप्सराओं के चेहरे उभरने लगे जो वहां उसके करीब थीं, और फिर एक खास चेहरा उसके दिलो दिमाग पर किसी तस्वीर की तरह छा गया। उसने मन ही मन खुश होते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा और इस बार मैं तुम्हें अपने दिल में, अपनी बाहों में इस तरह से जकड़ लूंगा कि तुम फिर कभी मुझसे जुदा नहीं हो पाओगे। ये कहकर राधे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आईने में अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने इस शरीर को फिर से ताकतवर बनाना होगा और धरती पर एक भी साथी ना खोज पाने के इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। ऐसा क्या करने वाला था राधे, और कैसे ढूंढेगा वो उस आश्रम में अपने लिए एक साथी? आखिर कौन थी वो जिसका चेहरा आज भी राधे के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, और क्या राधे उसे फिर से ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रोमियो की रास लीला का